अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है और लेक्चर नंबर हमारा 17 है। तो सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी में हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है वो 2 वर्ड्स की कंपोजिशन है, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है वो है बायो और सेकेंड वर्ड है बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी विद इन स्पीशीज या अमंग स्पीशीज। एक ही स्पीशीज में वैरायटी होना, मतलब हमारे पास अगर हम क्रो की बात करते हैं तो उसकी डिफरेंट नस्लें होती हैं हमारे पास, या उसी स्पीशीज में कोई और या दूसरी स्पीशीज में कोई भी डिफरेंट कलर्स होना, उसकी शेप्स होना, उसमें मॉडिफिकेशन होना। अब हमारे पास बायोडाइवर्सिटी की 2 टाइप्स हैं, जिसमें है फ्लोरा और फाना। और जो फ्लोरा है ये डाइवर्सिटी है प्लांट्स की। जो प्लांट्स की डाइवर्सिटी होगी उसको हम फ्लोरा बोलेंगे और जो एनिमल्स की डाइवर्सिटी होगी उसको हम फाना बोलेंगे। अब हमारे पास ये जो डाइवर्सिटी है, मतलब जो स्पीशीज़ हैं जो डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, जो टेम्परेट रीजन है इसमें बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं, मतलब जो नॉर्मल एरियाज़ होते हैं, जबकि जो पोलर एरियाज़ हैं इनमें फ्यूअर स्पीशीज़ होती हैं। कहते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो 4 बिलियन ईयर्स एवोल्यूशन हुई थी, उसके बाद ये डाइवर्सिटी ज़मीन पे जो थी ना रिजल्ट आउट हुई थी। सबसे पहले कहा जाता है कि ओरिजिन के ज़िंदगी कैसे स्टार्ट हुई थी, लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई थी, इसका ओरिजिन किसी को भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन थ्रू साइंस एविडेंसेस शो हुए तो फिर कहा गया कि अंटिल 600 मिलियन ईयर्स अगो, 600 मिलियन साल पहले, आर लाइफ कंसिस्टेड ऑफ बैक्टीरिया एंड सिमिलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के आज से तकरीबन 600 मिलियन साल पहले जो ज़िंदगी थी वो यूनिसेलुलर और सिमिलर बैक्टीरिया वगैरह के ऑर्गेनिज़म से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। फिर उन ऑर्गेनिज़म्स ने मॉडिफिकेशन की, हालात के मुताबिक खुद को तब्दील किया, फिर 400 बिलियन ईयर्स की एवोल्यूशन हुई, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये बायोडाइवर्सिटी वगैरह ज़मीन पे, ठीक है, उसका वजूद आया। अब हमारे पास है इम्पोर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की, कि ये प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह कैसे हमें हमारे लिए ज़रूरी हैं, ये कैसे इनका ये जो सिस्टम सारा चल रहा है ये हमें इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। तो सबसे पहले प्रोवाइड फूड टू ह्यूमंस। बायोडाइवर्सिटी क्या कर रही होती है, इंसानों को खुराक, इंसानों को रहने के लिए जगह, ये सब मुहैया कर रही होती है। ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज। अब आप देखते हैं कि बहुत सी जड़ी बूटियाँ होती हैं जिसको हम एज अ मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। निकोटीन वगैरह और ऐसी चीज़ें जिसको लोग एज अ ड्रग यूज़ करते हैं, वो भी कहाँ से आ रही होती हैं, प्लांट्स वगैरह से आ रही होती हैं या बायोलॉजिकल सोर्सेज से आ रही होती हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम कैसे बना रहा होता है कि जो प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस करने के बाद वो जो सारी कार्बन ऑक्सीजन वगैरह या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट वगैरह जो चीज़ें वो एटमॉस्फेयर में सेक्रीट आउट कर रहा है, मतलब जो एटमॉस्फेयर में चीज़ें आ रही हैं, तो उससे हम इंसान क्या करते हैं, हम ह्यूमंस बीइंग क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन इनहेल कर लेते हैं, अंदर लेके जाते हैं, बदले में हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके प्लांट्स यूज़ करके हमारे लिए ही खुराक बना रहे हैं। तो ये जो सारा सिस्टम मेंटेन हुआ है इकोसिस्टम का, ये भी कौन, इसमें किसका रोल है, बायोडाइवर्सिटी का है। अब हमारे पास है कि हम डिफरेंट तरह के मटेरियल्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन कर रहे होते हैं। अगर हम सबसे पहले बात कर लें तो हमारे पास हैं बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, रबर हैं, एडहेसिव्स हैं, ऑयल्स हैं जो हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्लांट से हासिल करते हैं, रबर गम्स वगैरह है। अब इसके बाद है कि बायोडाइवर्सिटी रेगुलेट करती है केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर। वो जो मैंने बात कही कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो जो एक सर्कल चल रहा है, वाटर साइकिल चल रहा है, मतलब वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन नीचे आता है और फिर ज़मीन पे वो जो सारा सिस्टम बैलेंस हुआ है वो सब। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ऐसा मेथड जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम दे रहे होते हैं, तो उसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम दे देते हैं। ये सिस्टम की क्यों ज़रूरत पेश हुई, इसका बैकग्राउंड ये था कि पाकिस्तान, दुनिया के बहुत से ममालिक में बहुत सी ज़ुबानें बोली जाती हैं। तो फिर लोगों, साइंटिस्ट वगैरह ने या बायोलॉजिस्ट वगैरह ने सोचा कि
कोई ना कोई ऐसा स्पेसिफिक नेम होना चाहिए जो ओवरऑल हो, मतलब वर्ल्ड वाइड हो, ताकि हर जगह पे उस एक नाम से ही पहचान की जा सके। तो ये वाला वो सिस्टम था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाम दिए गए थे, साइंटिफिक नेम दिए गए थे। अब ये जो नेम थे, जैसा कि बाइनोमियल ही सुजेस्ट कर रहा है कि बाइनोमियल 2 वर्ड्स आगे कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास जो होगा वो जीनस होगा और सेकंड नेम स्पीशी का होगा। हम जब भी साइंटिफिक नेम को डिवाइड करेंगे, मतलब साइंटिफिक नेम देंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो उसका पहला नाम जीनस लिखेंगे और सेकंड नेम उसकी स्पीशी का नाम लिखेंगे। अब ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? तो वो कार्लस लिनस था, जो 1707 उसकी डेट ऑफ बर्थ है और 1778 उसकी डेट ऑफ डेथ है। उसने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाम देने वाला। तो बाद में ये सिस्टम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था और लोग आज भी इस सिस्टम को यूज़ करते हैं। अब हमारे पास कुछ रूल्स थे जो हमें कार्लस लिनस ने, मतलब जो रूल्स उसने बनाए थे, तो उसमें फ़र्स्ट ये था कि इट शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इटैलिक्स, कि इसको इटैलिक्स की फॉर्म में लिखना है। सेकंड ये था कि अगर आपने हाथ से लिखना है तो उसके ऊपर अंडरलाइन करना है। अगर इटैलिक्स फॉर्म में नहीं लिख रहे, दूसरी तरह लिख रहे हैं, तो फिर आपने उसके ऊपर अंडरलाइन करना है। फिर ये था कि जो फर्स्ट नेम है, जैसा कि हम कह रहे हैं कि फ़र्स्ट नेम जीनस का होना है, तो जीनस का जो भी नेम होगा वो हमने कैपिटल लिखना है, फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होगा। देखिए अगर आप एग्जांपल देख रहे हो ह्यूमन की, तो होमो सैपियन है, होमो का H कैपिटल है और S जो है वो उसकी स्पीशी का नेम है, तो इसीलिए वो मैंने स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट नेम शुड बी कैपिटल एंड सेकंड नेम शुड बी स्मॉल लेटर। अब नेम रिटन इन फुल फॉर्म ऑफ रिवाइज्ड अगेन एंड अगेन देन यूज फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस एंड फुल नेम ऑफ स्पीशी। अगर किसी भी मतलब आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें किसी स्पीशी का नाम बार बार आ रहा है, तो आप क्या करेंगे कि आप जीनस का फर्स्ट वर्ड लिख देंगे, मतलब अगर होमो है तो आप सिर्फ H लगा के डॉट लगा के सैपियन लिख देंगे, आप पूरा वर्ड नहीं लिखेंगे। फिर ये थी कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में, हम एक मिसाल ले लेते हैं कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में जो अनियन है, जिसको हम प्याज बोलते हैं, पाकिस्तान के कुछ इलाकों में उसको प्याज बोला जाता है, कुछ में गंडा बोला जाता है, कुछ में वैजल बोला जाता है, कुछ में बैजल बोला जाता है। तो उसका जो साइंटिफिक नेम था वो क्या था? वो एलियम सीपा है, जो कि हमारी सेकेंड एग्जाम्पल में भी मैंशन है। तो ये था इसमें। और इसके अलावा जो कॉमन नेम्स हैं, हैव नो साइंटिफिक बेसिस, तो फिश जो कि वर्टिब्रेट एनिमल है, उसके फिन्स भी होते हैं, गिल्स भी होते हैं। अब उसको कुछ इलाकों में जो उसके नाम है वो सिल्वर फिश है, कुछ में क्राई फिश है, जेली फिश है, स्टार फिश है, बट डू नॉट हैव प्रॉपर डेफिनेशन बाय बायोलॉजिस्ट। तो इस सब से बचने के लिए और इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए वो जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था उसका नाम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 40 पे देखें तो लास्ट एक पिंक बॉक्स में आपको जो है डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं। कॉमन नेम है अनियन का एलियम सीपा, कॉमन सी स्टार है एस्ट्रियस रूबन्स, हाउस क्रो का करवेरस सप्लेंडेंस। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी क्या थी, वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ थी, और फिर अमंग स्पीशीज़ में जो डिफरेंट स्पीशीज़ थी उनकी हमने बारे में पढ़ा। 2 टाइप्स थी, फ्लोरा और फाना। फ्लोरा और फाना के अलावा हमने पढ़ा कि टेम्परेट रीजन में स्पीशीज़ ज़्यादा होती हैं जबकि पोलर में कम होती हैं। फिर हमने कहा कि जो बायोडाइवर्सिटी है हमें बहुत हेल्पफुल कर रही होती है, हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन कर रही है, वाटर का जो सारा सिस्टम है, जो कार्बन का साइकिल है उसको मेंटेन कर रही होती है। उसके बाद हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का टॉपिक पढ़ा, जिसमें यह था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं जीनस और स्पीशी का, और 2 उसमें डिवाइड थे जीनस और स्पीशी में। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, सेकंड लेटर शुड बी स्मॉल लेटर। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ।